हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। दोस्तों उनको हम हल करेंगे। ये आज हमारा क्लास 7 है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो हमारा इस क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा गुणसूत्र जो है वह पूरक है। तो ऑप्शन ए है 22 प्लस एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन बी है 22 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी है 23 प्लस एक्स गुणसूत्र, या ऑप्शन डी है 22 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 52। तो जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए 22 प्लस एक्स गुणसूत्र जो है ये इसका पूरक होगा। क्योंकि दोस्तों जो एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलकर बनते हैं तो वो फीमेल संतान पैदा करते हैं, और जब एक्स और वाई गुणसूत्र बनते हैं मिलकर तो वो मेल संतान पैदा करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 22 प्लस एक्स गुणसूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के कारण यहाँ पर u का मान जो है निगेटिव हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा -12 सेंटीमीटर और f बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और ओ यहाँ पर ले लेंगे हम वस्तु की लंबाई। तो ओ बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हम दोस्तों जो फार्मूला होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/u माइनस 1/b, उस पर हम इसको पुट करेंगे। अब हम जब इसको फार्मूले पर पुट करेंगे 1/f यानी कि 1/8 बराबर 1/-12 माइनस 1/b। अब हम जब इसको -12 को इधर लाएंगे तब वो हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर 1/b बराबर 1/8 माइनस 1/12। अब हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो जब हम 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो -3 माइनस 2/24। तो यहाँ पर 1/b का मान आ जाएगा 1/24, यानी कि जो b का मान आ गया यहाँ पर आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो प्रतिबिंब का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई का, उसको हम इस पर पुट करेंगे इस फार्मूले पर। उसके बाद दोस्तों तो प्रतिबिंब की ऊंचाई का जो फार्मूला होता है -b/u होता है। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो -24/-12 आ जाएगा, और अब हम इसको और सरल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो आपको बताना है कि कौन सा हमारा आमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है एंट्रोकाइजिन, या ऑप्शन सी है माल्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्सिन। पेप्सिन दोस्तों एक पेट में संबंधित एंजाइम होता है जो आहार के लिए भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 54 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्सिन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है कि पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं, उस गलत कथन की पहचान करें। हमको जो है इन चारों में से गलत कथन को पहचानना है कि कौन सा गलत कथन है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। ऑप्शन बी है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं किंतु बहुत धीमी गति से करते हैं, या ऑप्शन सी है पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, या ऑप्शन डी है पौधे में उनके अपशिष्ट उत्पादों को निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 55।
तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 55 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी वाला कथन है ये गलत कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। ऑप्शन ए है फिनोल्फथालीन, ऑप्शन बी है दोस्तों स्टार्च पेपर, ऑप्शन सी है यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी है मेथिल ऑरेंज, या ऑप्शन डी है लिटमस। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा? अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर जो है वह अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उसके पोषण प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है अमरबेल, आर्किड, ईस्ट, मशरूम, या ऑप्शन बी है फीता कृमि, शेर, ईस्ट, या जू, या ऑप्शन सी है जू, फीता कृमि, जोंक, अमरबेल, या ऑप्शन डी है कुटकी, जोंक, अमरबेल, या आर्किड। तो क्वेश्चन नंबर जो 57 उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 57 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जू, फीता कृमि, जोंक और अमरबेल। वह जीव जो किसी दूसरे जीव से भोजन का आश्रय प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो दोस्तों जो जू हो गया, टेमवार्म हो गया, जोंक हो गया, ये सभी क्या करते हैं? ये किसी भी जानवर को बिना हानि पहुंचाए उनसे उनका भोजन जो है पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंडलीप के आवर्त सारणी आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है? तो आपको बताना है कि मंडलीप के आवर्त सारणी के वर्गीकृत की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है समस्थानिकों की सही स्थिति, या ऑप्शन बी है वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सकते थे जिनकी खोज बाद में हुई, या ऑप्शन सी है उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था, या ऑप्शन डी है उन्होंने तत्वों को समूह और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध के रूप में व्यवस्थित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपको बताना है कि मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्थानिकों की सही स्थिति। दोस्तों जो है इनकी विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 59। निम्न में से कौन सा विकल्प परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है शीर्ष मांसाहारी उत्पाद शाकाहारी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी है मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक और सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन सी है शीर्ष मांसाहारी उत्पादक शाकाहारी और सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन डी है दोस्तों मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर बताइए, इसका सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मांसाहारी शाकाहारी उत्पादक सूर्य का प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 59 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणामों को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि इनमें से किस विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। आप पहला है पॉइंट कथन कि कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, दूसरा कथन है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, और तीसरा कथन है कि कुंडली में तार के प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए है कथन 1 और कथन 3 सही है, ऑप्शन बी है कथन 1 और कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल कथन 2 सही है, या ऑप्शन डी है केवल कथन 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 60 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों कथन जो है सही हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक स्रोत CaOCl2 है। दूसरा कथन दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है और कथन 2 जो है वह गलत है, या ऑप्शन बी है दोनों कथन गलत हैं यानी असत्य हैं। और तीसरा है कि दोनों कथन सत्य हैं, या ऑप्शन डी है दोस्तों कथन जो सेकंड है कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। यदि कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है कि क्या कहते हैं जब कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए ऑक्सीकृत हुआ, या ऑप्शन बी है विघटित हुआ, या ऑप्शन सी है उदासीनीकृत, या ऑप्शन डी है दोस्तों अपचयित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 62 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीकृत हुआ। जब कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है कि क्रमशः 12, यहाँ पर ये ओम होगा दोस्तों, 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 0.15 जूल, ऑप्शन बी है 0.30 जूल, या ऑप्शन सी है 4.5 जूल, या ऑप्शन डी है 1 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 63 है, जैसे कि हम मानते हैं कि श्रृंखला में समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 12 ओम प्लस 24 ओम, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 36 ओम। अब हम जानते हैं कि जो हमारा धारा होता है वो धारा बराबर क्या होता है। तो धारा बराबर होता है दोस्तों वोल्टेज अपान प्रतिरोध। तो हम जानते हैं कि I बराबर हो जाएगा हमारा V अपान R के। अब हम दोस्तों इसी पर हम इसको पुट करेंगे। तो वोल्टेज हमारा कितना है 6, और जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 36। तो हो जाएगा हमारा 36। अब हम जब इसको हल करेंगे तो जो धारा है यानी कि I, धारा का मान आ जाएगा दोस्तों हमारा, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.167 एम्पियर। अब हम दोस्तों इसको I का जो मान है इसको हम शक्ति के फार्मूले पर पुट करेंगे, यानी कि शक्ति बराबर हो जाता है वोल्टेज इंटू धारा। तो अब हम इसी पर पुट करेंगे इसको। अब हम जब इसको फार्मूले पर पुट करेंगे P=VI के इस फार्मूले पर पुट करेंगे तो P बराबर है वोल्टेज यहाँ पर 6 हो जाएगा, और जो धारा निकल कर आएगी वो 0.167 आएगी। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारी जो शक्ति आ जाएगी वो हो जाएगी 1 वाट के। तो अब हम दोस्तों इसको ऊष्मा जो कितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई है उसके फार्मूले पर हम पुट करेंगे। ऊष्मा बराबर हो जाती है शक्ति इंटू समय, यानी कि 1 वोल्टेज इंटू 1 समय, 1 वोल्टेज इंटू 1 सेकंड बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 जूल के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 जूल। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है परख नली के अंदर गर्भ का विकास, ऑप्शन बी है एकल माता पिता के गर्भ का विकास, या ऑप्शन सी है शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, या ऑप्शन दोस्तों डी है शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास। तो क्वेश्चन नंबर 64। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्राणु और बिंड का बाह्य निषेचन के द्वारा दोस्तों शिशुओं का जन्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 64 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वह बताना कि आपके वह कौन सी परिघटना है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन, या ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो क्वेश्चन नंबर 66 है उसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 67 है उसमें पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। इसके मुख्य फोकस से इसके ध्रुव से इसकी दूरी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 32 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67, क्वेश्चन 67 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन 67 का राइट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी बराबर क्या होती है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम 16/2 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। तो आपको बताना है कि किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। ऑप्शन ए है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, या ऑप्शन डी है एथीन। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा, किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जा सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 68 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसको हम निर्जलन अभिकर्मक मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण यानी कि ध्रुव पी के बिंदु एम पर आपतित होती है और यह समान पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो नई कार्तिकीय परिपाटी का पालन करते हुए पीसी का होगा, यानी पीसी किसके बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पर ध्रुव हो गई। तो इसकी दूरी जो होगी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी यह वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इन फेरो और प्रवाहित धारा I वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम के अनुपाती होता है, यानी आपको बताना है कि किस परिणाम के समानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए n² × I² के बराबर, या ऑप्शन बी है ni के, या ऑप्शन सी है ni² के बराबर, या ऑप्शन डी होगा n² I के। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ni के बराबर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर जो 71 है वह पूछा गया कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। वह रहस्यमयी गैस कौन सी है। तो आपको बताना है कि वह रहस्यमयी गैस कौन सी हो जाएगी। ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन ऑक्साइड, या ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो क्वेश्चन नंबर 71 उसका राइट आंसर क्या होगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। तो भूरा रंग कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।